नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय स्तर के समसामयिक घटनाक्रमों से कुछ ऐसे तथ्य जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ने के पूर्व आपको पुनः एक बार बता दें कि उड़ान आईएएस अकादमी ने आपकी पढ़ाई की निरंतरता को जारी रखने के लिए सीजीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज का आयोजन किया है, जो प्रारंभ हो चुका है 16 मई 2021 से। और यदि इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करते हैं तो आप अभी तक जितने टेस्ट हुए हैं उसको भी दे सकते हैं। इससे जुड़े हुए अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो में पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 के अंतर्गत सही सुमेलित है। ठीक, आपको एक तरफ पंचायत का नाम दिया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ पुरस्कार का नाम दिया हुआ है। आपको बताना है कि किस पंचायत को कौन सा पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित है यह आपको पहचान करना है। ठीक, तो आपके पास ऑप्शन में है, पहला महाराटोला कबीरधाम, दूसरा है गोटईगुड़ा बीजापुर, नवागांव ल रायपुर और बैहार। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि इन ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के अंतर्गत कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। चलिए, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि प्रदेश की पंचायतों में आईसीटी के इस्तेमाल में बेहतर प्रदर्शन के लिए भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को ई पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया है। 3 अलग अलग वर्गों में दिए जाने वाले इस पुरस्कार में छत्तीसगढ़ को प्रथम वर्ग में असम के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान मिला है। ठीक, चलिए, हम लोग का प्रश्न का जो उत्तर है वो प्रारंभ होता है यहां से। ठीक, कि सहसपुर लोहारा विकासखंड के महाराटोला, ठीक है, ये कबीरधाम जिले में आता है, एवं रायपुर जिले के आरंग विकासखंड के बैहार ग्राम पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया। ठीक, तो आपका जो महाराटोला है उसको कौन सा पुरस्कार मिला है? दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। वहीं राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 के अंतर्गत बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम विकासखंड के गोटईगुड़ा ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक, तो दूसरा है हमारा गोटईगुड़ा। ठीक है, कौन से जिले का है? बीजापुर जिले का। कौन सा पुरस्कार मिला? नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। तीसरा है आपका नवागांव ल। ठीक है, ये रायपुर के अभनपुर विकासखंड का एक गांव है, इसको मिला है बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार। ठीक, वहीं अगर आरंग विकासखंड के बैहार ग्राम की बात करें तो उसे ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक, तो वापस आते हैं प्रश्न में आप देख पा रहे हैं यहां पर कि महाराटोला कबीरधाम, इसको कौन सा पुरस्कार मिला है? दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। बिल्कुल सही मैच्ड है ये। ठीक है, सही है ये। गोटईगुड़ा बीजापुर नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा, ये भी मैच्ड है। ठीक है, सुमेलित है। नवागांव ल रायपुर बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार, ये भी सही है। और चौथा है बैहार ग्राम, ठीक है, आरंग विकासखंड का बैहार पंचायत विकास योजना पुरस्कार, ये भी सुमेलित है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी सुमेलित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को कितने पुरस्कार मिले? ठीक, आपको पुरस्कारों की संख्या बतानी है कि छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 के अंतर्गत कितने पुरस्कार दिए गए हैं। ऑप्शन है आपके पास 12, 11, 13, 14। ठीक, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं रायपुर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021, छत्तीसगढ़ को मिला 12 पुरस्कार। यहीं पर आपके प्रश्न का उत्तर है। कितने पुरस्कार मिले? टोटल 12 पुरस्कार मिले हैं। ठीक, एक फैक्ट और ये याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत 11 पंचायतों, ठीक, तो यहां से एक चीज और समझना कि 11 पंचायत हैं। ठीक, प्रश्न 2 तरीके से घुमा सकता है आपको। कैसे? पहला, पुरस्कारों की संख्या पूछेगा तो पुरस्कारों की संख्या कितनी है? 12 है।
कितने पुरस्कार मिले हैं? 12 मिले हैं छत्तीसगढ़ को। और कितने पंचायतों को मिला है? तो 11 पंचायतों को ये पुरस्कार मिले हैं। ठीक, तो आपको प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न में आपको पूछा है पुरस्कारों की संख्या। तो कितने पुरस्कार मिले हैं? 12 पुरस्कार दिए गए हैं। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है, कोविड संक्रमण के साथ अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों को क्या कहा जाता है? ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक, ये पहले से ही किसी बीमारी से ग्रस्त है, बीमार है ये पहले से, ठीक, और इसके ऊपर संक्रमण हो गया किसका? कोरोना का। ठीक है, कोविड-19 का इस पर संक्रमण हो गया, तो इस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? ठीक है, इस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है आपके पास कोमॉर्बिड, कोवो डायबिटिक, कोवी कैप्चर्ड या फ्रंटल कोविड। तो आइए जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त है, वो उसको अगर कोरोना संक्रमण हो जाता है तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा। चलिए, यहां पर देख पा रहे हैं आप, कोमॉर्बिड रोगी का मनोबल बढ़ाकर चिकित्सकों ने दिलाई कोरोना से मुक्ति। ठीक, लिखा है कोविड संक्रमित मरीजों के उपचार में स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी पूर्ण समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं। कोविड संक्रमण के साथ अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों का उपचार करना थोड़ा कठिन होता है, और यहीं पर यह शब्द लिखा है कोमॉर्बिड। ठीक, तो वो व्यक्ति जो कि पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त है, यदि उसे कोरोना का संक्रमण हो जाता है तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोमॉर्बिड। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पाद युक्त गिफ्ट हैम्पर का नाम क्या रखा गया है? कल भी इससे संबंधित मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पाद युक्त गिफ्ट हैम्पर का नाम क्या रखा गया है। ठीक है, अभी जो वर्चुअल योगाभ्यास कार्यक्रम चल रहा है उसके अंतर्गत ये गिफ्ट हैम्पर जो है वो प्रतिभागियों को दिया जाएगा। ठीक, ऑप्शन क्या है आपके पास? कोविड कवच, कोविड-19 सॉर्ड, कोविड इम्यून या को-19 इम्यून। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए देश भर में कितने स्थलों का चयन किया गया है? ठीक, आपको बता दें कि ये जो प्रसाद योजना है, ठीक है, प्रसाद योजना ये क्या है? जो देश भर के धार्मिक तीर्थ स्थल है, ठीक है, धार्मिक तीर्थ स्थल है, इनको विकसित करने की एक योजना है। ठीक है, वहां पर अधोसंरचनाओं का विकास करना, पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, रोपवे का निर्माण करना। ठीक है, इस प्रकार के जो अधोसंरचनात्मक कार्य है वो प्रसाद योजना के अंतर्गत किए जाएंगे। कहां पर किए जाएंगे? जो धार्मिक तीर्थ स्थल है वहां पर। और इसी के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ का एक स्थल शामिल किया गया है। कौन सा? डोंगरगढ़। इसको भी याद रखिए, डोंगरगढ़ जो है राजनांदगांव जिले का, उसको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक, तो वापस आते हैं प्रश्न में। प्रश्न में पूछ रहा है कि पूरे भारत में कुल कितने स्थानों का चयन किया गया? ऑप्शन है आपके पास 31, 32, 33 या 34। तो आइए देखते हैं कि कितने स्थान हैं। तो चलिए, यहां पर आप देख पा रहे हैं, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए देश भर में 31 स्थलों का चयन किया गया है। कितने स्थल हैं? 31 स्थल है जहां पर अधोसंरचनाओं का विकास किया जाएगा। तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 31। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नक्सल समस्या से निपटने हेतु बजट 2021-22 में बस्तर संभाग के सभी जिलों में विशेष बल का गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नक्सल समस्या जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ की एक बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है। ठीक है, पूरे देश में ये प्रसिद्ध है। और इस नक्सल समस्या को काउंटर करने के लिए हाल ही में जो बजट आया था उसके अंतर्गत एक विशेष बल के गठन की बात कही गई थी। एक विशेष बल जो है वो गठित किया जाएगा इस नक्सल समस्या को काउंटर करने के लिए। तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि इस विशेष बल का नाम क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास बस्तर टाइगर्स, सलवा जुडूम, बस्तर बल या बस्तर बाघ। तो आइए देखते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं, बस्तर संभाग के सभी जिलों में बस्तर टाइगर्स विशेष बल का गठन किया जाएगा। बल में अंदरूनी ग्रामों के स्थानीय युवाओं की भर्ती को प्राथमिकता दी जाएगी।
क्यों दी जाएगी? क्योंकि जो उस क्षेत्र के युवक हैं वो उस क्षेत्र से भली भांति परिचित होते हैं, ठीक है। और इसी बात का फायदा जो है वो पुलिस प्रशासन के द्वारा उठाया जाएगा और क्या किया जाएगा? नक्सली समस्या को काउंटर किया जाएगा, नक्सलवाद का दमन किया जाएगा, ठीक। तो नाम क्या है इस विशेष बल का? बस्तर टाइगर्स, ठीक। और इसके लिए एक विशेष फंड भी बनाया गया है जिसकी कुल राशि कितनी है? कुल 92 करोड़ का व्यय इस पर संभावित है, ठीक। और इस बजट में यानी वर्ष 2021-22 के बजट में 1,33,00,000 का मद जो है वो प्रावधानित किया गया। इसको भी याद रखिएगा कि बस्तर टाइगर्स के गठन के लिए जो बजट है इस साल का 2021-22 का, उसमें 1,33,00,000 के नवीन मद का प्रावधान किया गया है, ठीक। तो नाम क्या है इसका? बस्तर टाइगर्स। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां से? ऑप्शन नंबर ए, बस्तर टाइगर्स। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर अत्याधुनिक फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन है आपके पास नवा रायपुर, आरंग, दंतेवाड़ा या कोरिया, ठीक। तो यहां आप देख रहे हैं कि नवा रायपुर में बनेगा फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी। कौन बोल रहे हैं? खाद्य मंत्री श्री भगत जी, ठीक है। अमरजीत सिंह भगत जी जो हैं वो हमारे खाद्य मंत्री हैं। एक फैक्ट ये भी आ गया आपके सामने। तो कहां बनने वाला है ये जो फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी है? वो नवा रायपुर में, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, नवा रायपुर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न है, हर वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 31 मई, 30 मई, 29 मई को या 28 मई को। तो आइए देखते हैं कब मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। चलिए यहां पर देख पा रहे हैं 30 मई 2021 की प्रविष्टि, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जिंदगी चुने तंबाकू नहीं, ये इस साल का टैगलाइन था इसको मनाने का, ठीक। विश्व तंबाकू निषेध दिवस इस वर्ष कमिट टू क्विट टोबैको, ठीक है। इस साल का जो थीम था वो क्या था? कमिट टू क्विट टोबैको। इस थीम के साथ वर्ष 2021 में ये जो तंबाकू निषेध दिवस है इसको मनाया गया है, ठीक। हर वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 31 मई, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा यहां से? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत प्रदेश के 28 जिलों के 15 वर्ष से अधिक उम्र के कितने असाक्षरों को साक्षर किए जाने का लक्ष्य है? ठीक, पढ़ना लिखना अभियान जो है ये चलाया जा रहा है जो साक्षरता दर है उसको बढ़ाने के लिए। ठीक, तो इसके द्वारा क्या किया जाता है कि जो असाक्षर है, ठीक है, उनको प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ कराई जाती है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है कि इस वर्ष यानी कि वर्ष जो है 2021-22 इसके अंतर्गत कितने लोगों को, कितने ऐसे असाक्षर हैं जिनको साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन है आपके पास 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख या 3 लाख। तो आइए देखने का प्रयास करते हैं इसको। चलिए, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पढ़ना लिखना अभियान की समय सीमा 31 जुलाई 2021 तक आगे बढ़ी। छत्तीसगढ़ में पढ़ना लिखना अभियान लॉकडाउन के कारण अध्ययन अध्यापन का कार्य प्रभावित होने के कारण भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग राज्य में पढ़ना लिखना अभियान की समय सीमा 31 जुलाई 2021 तक बढ़ा दी गई है। ठीक, पहले यह अवधि 31 मार्च 2021 तक निर्धारित थी। ठीक है, यानी कि जो 31 मार्च तक का जो समय सीमा रखा गया था उसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, 31 जुलाई तक कर दिया गया है। ठीक, उल्लेखनीय है कि पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत प्रदेश के 28 जिलों के 15 वर्ष से अधिक उम्र के 2.5 लाख असाक्षरों को साक्षर किए जाने का लक्ष्य है। तो कितना हो जाएगा आंसर इसका? 2.5 लाख। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आप देख पा रहे हैं, 2.5 लाख। ठीक, तो 2.5 लाख असाक्षरों को साक्षर बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है इस शैक्षणिक वर्ष में पढ़ना लिखना अभियान के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है बोध घाट परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो आपके पास ऑप्शन में है दंतेवाड़ा, कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, कांकेर और दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा। तो आपको बताते हैं कि ये जो बोध घाट परियोजना है ये कौन से जिले में बनाया है या कौन से जिले में स्थापित किया जा रहा है, तो दंतेवाड़ा जिले में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, और कौन सी नदी पर है, तो ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक है, इंद्रावती नदी पर इसका निर्माण कार्य चल रहा है। ठीक, इसको 1979 में पोलावरम प्रोजेक्ट के साथ इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी 1979 में, लेकिन जो केंद्रीय पर्यावरण विभाग है उसने इसमें स्टे लगा दिया था। ठीक, क्योंकि बहुत सारे जो गांव हैं, ठीक है, टोटल 42 गांव जो है वो इसके डुबान क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक, जिसमें से 14 और 28, ठीक, 28 गांव आंशिक रूप से, जबकि 14 गांव जो हैं वो पूर्णतः डुबान क्षेत्र में आते हैं। ठीक, इनको विस्थापित करना पड़ेगा अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीटली बनाना है, तो ये जो 14 गांव हैं इसको पूरी तरीके से क्या करना पड़ेगा, विस्थापित करना पड़ेगा। इसीलिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इस पर स्टे लगा दिया था, लेकिन हाल ही में इसे पुनः प्रारंभ किया गया। बोध घाट परियोजना को बहुत ज्यादा चर्चा में रही है ये। ठीक, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो योजना है, ये जो परियोजना है, इससे कौन कौन से जिले जो है वो लाभान्वित जिलों के अंतर्गत आते हैं। चलिए, तो यहां पर देख पा रहे हैं आप बोध घाट बहुउद्देशीय परियोजना। प्रारंभिक तौर पर दंतेवाड़ा जिले में सिंचाई का रकबा 66.73%, सुकमा जिले में सिंचाई का रकबा 60.59% और बीजापुर जिले में सिंचाई का रकबा 68.72% बढ़ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन कौन से जिले की बात कर रहे हैं, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर। ठीक, ये 3 जिले जो है वो इसमें प्रभावित होंगे और साथ ही इससे लाभान्वित भी होंगे। ठीक, तो आपका आंसर यहां से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए कौन कौन सा जिला था, दंतेवाड़ा, कोंडागांव था क्या, नहीं था, तो कोंडागांव नहीं है, है ना। कौन कौन थे, कौन हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो अब आते हैं राष्ट्रीय समसामयिकी के कुछ तथ्यों पर जो एग्जाम में आपको पूछ सकता है। तो पहला प्रश्न है कि कोविड-19 संक्रमण काल में ट्रांसजेंडर कल्याण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने उनकी बुनियादी जरूरतें पूरे करने के लिए प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को राहत के रूप में कितनी राशि निर्वाह भत्ता देने का फैसला किया है। ठीक, ऑप्शन है आपके पास 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए या 2500 रुपए। ठीक, तो अभी हाल ही में यह निर्णय लिया गया है प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी उसमें, और उसमें कहा गया है कि ये जो ट्रांसजेंडर्स हैं, ठीक है, जो तृतीय लिंगी लोग हैं, इनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए इनको प्रति माह कुछ राशि जो है इनको जीवन निर्वाह के लिए देना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि वो राशि कितनी थी। चलिए, तो यहां पर देख पा रहे हैं आप, सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए प्रत्येक ट्रांसजेंडर को 1500 रुपए की वित्तीय सहायता दी है। ठीक, देश कोविड-19 से जूझ रहा है, ऐसे में महामारी के चलते ट्रांसजेंडर समुदाय बुरी तरह प्रभावित हुआ है क्योंकि उनकी आजीविका व्यापक स्तर पर बाधित हुई है। देश के मौजूदा हालात में यह कमजोर समुदाय भारी संकट और खाना जैसे बुनियादी जरूरतों की गंभीर कमी से जूझ रहा है। ठीक, तो यहां पर लिखा है, देखिए, ट्रांसजेंडर लोगों के लिए निर्वाह भत्ता कितना लिखा है, 1500 रुपए। ठीक, तो 1500 रुपए जो है वो प्रति माह दिया जाएगा प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के 33वें सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। ठीक, अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रमंडल जो देश हैं, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, उनके स्वास्थ्य मंत्रियों की, ठीक है, यहां पर देखिए ऑफिशियल बैठक नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, स्वास्थ्य मंत्रियों की 33वें क्रम की बैठक हुई है। ठीक है, और इसके उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, प्रश्न में आपको यह पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं कि इस मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है। चलिए, यहां पर देख पा रहे हैं आप, डॉक्टर हर्षवर्धन ने राष्ट्रमंडल देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के 33वें सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, ये हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपको पता होगा, है ना। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न है, श्री सुंदरलाल बहुगुणा का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? ठीक, बहुत ज्यादा चर्चित व्यक्तित्व है सुंदरलाल बहुगुणा जी। ठीक है, आपने चिपको आंदोलन का नाम सुना होगा उत्तराखंड में। ठीक है, चिपको आंदोलन, ठीक 1971 के आसपास हुआ था ये। ठीक, और यहां पर ये कौन से जिले में है? ये चमोली जिले में है। ठीक है, उत्तराखंड का जो चमोली जिला है वहां पर ये आंदोलन किया गया था। ठीक है, वृक्षों की कटाई के विरोध में यह आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक, तो जानते हैं कि ये जो सुंदरलाल बहुगुणा जी है इनका संबंध किस क्षेत्र से था। चलिए यहां पर देख पा रहे हैं आप, प्रधानमंत्री ने श्री सुंदरलाल बहुगुणा के निधन पर शोक व्यक्त किया। ठीक, यहां पर देख पा रहे हैं आप, विख्यात पर्यावरणविद श्री सुंदरलाल बहुगुणा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ठीक, तो किस क्षेत्र से संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, पर्यावरणविद हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय में कितने भारतीय नौसेना जहाजों को तैनात किया गया है? ऑप्शन है 6, 7, 8 या 9। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था समुद्र सेतु और समुद्र सेतु द्वितीय। ठीक है, ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड संक्रमण काल के प्रारंभिक चरण में चलाया गया था, विदेशों में रह रहे भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए। वहीं अगर इसके दूसरे चरण की बात करें तो अभी जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स की क्राइसिस हो गई थी, हमारे यहाँ बहुत कम हो गए थे, ठीक है, लोगों की जान जा रही थी ऑक्सीजन की कमी से, तो उस समय विदेशों से ऑक्सीजन सिलेंडर और क्रायोजेनिक जो टेक्नोलॉजी है उसके आयात करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु का द्वितीय चरण चलाया गया था। ठीक, तो कितने जहाज इसमें शामिल हैं? तो देखिए, ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय के लिए 7 भारतीय नौसेना जहाज तैनात किए गए हैं। कौन कौन से 7 जहाज है? तो याद रखिएगा, कोलकाता, ठीक है, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोच्चि, आईएनएस तलवार, आईएनएस टावर, आईएनएस त्रिकंड, आईएनएस जलाश्व और आईएनएस ऐरावत। ये 7 नौसेना के जहाज हैं जो कि तैनात किए गए थे ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय चरण के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स आईसीसी द्वारा किस संस्थान को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, ये संस्थान है, पीडीएफ में सुधार लेंगे आप लोग। ठीक, पहला है IREDA, इसरो, DRDO या SAC, SAC। ठीक है, चलिए तो यहां लिखा है कि IREDA, ठीक है, ये IREDA का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जैसे हमारे यहां होता है ना क्रेडा, वैसे ही यहां पर क्या है? IREDA है, इरेडा बोलते हैं इसको। ठीक, और ये जो IREDA है इसे ही ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक, तो आपका आंसर यहां से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इरेडा। ठीक है, IREDA। ठीक, जो नवीनीकरणीय ऊर्जा है उसके विकास का कार्य इस संस्थान के द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसको ये पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। तो ये थे समसामयिक प्रश्न उत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय समसामयिकी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।